हेलो एवरीवन। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 2 का जो पार्ट ए है। उसमें हमारा टॉपिक था यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2019 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि एक यशपाल कमेटी जो है, यशपाल समिति एक 1992 और एक 1992 से 1993 से भी रिलेटेड है। तो वो यशपाल समिति जो आई थी वो स्कूली शिक्षा से संबंधित समिति थी और 2008 और 2009 की हम यशपाल समिति की जो बात करेंगे वो हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि 92-3 वाली जो यशपाल कमेटी है वो कौन सी थी और 8-9 वाली जो है वो कौन सी थी। वो जो 92 से 93 के लिए जो बनी थी, 1992 से 1993 वो थी स्कूली शिक्षा से संबंधित और ये जो है वो है हायर एजुकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आप देखते हैं हम लोग। तो 2008 में MHRD के द्वारा जो है इस समिति का गठन किया गया था, इसका निर्माण किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल जो है उसके अध्यक्ष थे और उन्हीं के नाम पर जो है इस कमेटी का नाम यशपाल कमेटी पड़ा है। आगे देखते हैं कि इनकी जो कमेटी थी उस कमेटी का नाम क्या था। उस कमेटी का नाम था कमिटी ऑन ए रिनोवेशन एंड रेजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। ये कमेटी का नाम था। रेनोवेशन का मतलब होता है नवीनीकरण, ठीक है, नवीनीकरण। और रेजुविनेशन का मतलब होता है कायाकल्प। तो हायर एजुकेशन के अंतर्गत नवीनीकरण लाने के लिए, उसका कायाकल्प करने के लिए जो है एक कमेटी का निर्माण किया गया था जो थी यशपाल कमेटी। आगे देखते हैं कि इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। इस कमेटी का निर्माण करने का एम क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इस कमेटी का निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था कि जो UGC है और जो AICT है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, जो ये दोनों संस्थाएं हैं, इनके कार्यों का पुनरावलोकन करना, यानी कि ये अपना कार्य ठीक प्रकार से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनके कार्यों को देखना, इनके कार्यों की जांच करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, और खाली UGC और AICT नहीं, और जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड जो बॉडीज हैं जो एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, उन सभी जो संस्थाएं थी उनके कार्यों के बारे में जांच करने के लिए जो है इस समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में देख लेते हैं कि इन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या क्या सुझाव दिए थे। तो इम्पोर्टेंट बात यही है कि इस समिति का एक तो नाम क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, कि समिति का जो गठन है वो क्यों किया गया था। तो आपको UGC, AICT और जितनी भी जो एजुकेशन को रेगुलेट करती है उन सभी संस्थाओं के कार्यों का पुनरावलोकन करने के लिए जो है इस कमेटी का गठन किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं कि इनके सुझाव क्या थे। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी उसमें इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो यहाँ पर ध्यान से सुनना है सुझावों को। इन्होंने यूनिवर्सिटी के बारे में एक नया विचार उत्पन्न किया था, न्यू आइडिया अबाउट यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी जो है उसके बारे में एक इन्होंने नया विचार रखा था। इन्होंने यूनिवर्सिटी को जो है क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जो एक यूनिवर्सिटी एक ऐसा स्थान है, एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर नए आइडिया जनरेट होते हैं। यूनिवर्सिटी कैसी होनी चाहिए? यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय एक ऐसा हो जहाँ पर नए आइडिया जनरेट हो, ठीक है, अपने आप जो है लोग सोच सके, उनमें सोचने की क्षमता विकसित हो सके और अपने नए आइडिया का वो क्रिएशन कर सके। तो एक ऐसी जगह जहाँ पर न्यू आइडिया जनरेट हो, उन्होंने बोला वो जगह यूनिवर्सिटी होती है। दूसरी उन्होंने बात बताई थी यूनिवर्सिटी के लिए एक यूनिक प्लेस विच कवर एंटायर यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। ठीक है, एक ऐसी जगह जो कि एंटायर यूनिवर्स की नॉलेज को कवर करती हो, एक ऐसी जगह हो जो एंटायर यूनिवर्स, पूरे विश्व की जो नॉलेज है उसको एक जगह सिमट करके लेकर के आ पाए। यूनिवर्सिटी ऐसी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो क्रिएट माइंड, जो एक ऐसी जगह हो जहां पर लोग जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके, एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के बाद में जो है अपना एक नया दृष्टिकोण विकसित कर सके। तो यूनिवर्सिटी के होने बारे में 3 विचार दिए थे। पहला बताया था कि यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहां पर नए आइडिया जो है जनरेट हो सके, न्यू आइडिया जनरेट हो सके। यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो पूरे एंटायर यूनिवर्स जो है उसकी नॉलेज को कवर करती हो, और यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहां पर लोग आपस में इंटरेक्ट कर सकें।
लोग आपस में इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से अंत्यक्रिया करें और अंत्यक्रिया करने के बाद में वो अपना एक दृष्टिकोण विकसित कर सके। तो यूनिवर्सिटी इस प्रकार की होनी चाहिए इनके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने दूसरा सुझाव क्या दिया था, उन्होंने बोला था कि जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती हैं, जो मानक विश्वविद्यालय होते हैं, उनको समाप्त कर देना चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए। उसका रीजन ये है कि वो किसी एक ही स्ट्रीम पर जो है काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाएगा, ठीक है। कोई मैनेजमेंट का है तो वो सिर्फ मैनेजमेंट की करवाएगा, कोई साइंस का है तो वो सिर्फ साइंस की करवाएगा। तो इस प्रकार से मैं बोला था कि जो एक ही स्ट्रीम पर काम करते हैं यूनिवर्सिटीज, उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एक ही स्ट्रीम पर काम करने से जो है उनको सिर्फ एक ही चीज की नॉलेज मिलती है। जो बच्चे वहां पढ़ते हैं उन्हें सिर्फ एक ही चीज की नॉलेज मिलती है, जबकि ये ऐसा कहते थे कि यूनिवर्सिटी ऐसी हो जहां पर हर प्रकार की जो है नॉलेज बच्चे को मिले, हर प्रकार की जो है स्टूडेंट को नॉलेज मिल पाए। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी को बंद कर देना चाहिए। और उन्होंने कहा था कि अगर कोई डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी है, कोई ऐसा डिजर्विंग मानक विश्वविद्यालय है जो अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है, उसको फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी में बदल देना चाहिए। फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी मतलब पूर्ण जो विश्वविद्यालय होते हैं, पूर्ण विश्वविद्यालय में उनको परिवर्तित कर देना चाहिए। पूर्ण विश्वविद्यालय वही जो हर स्ट्रीम पर जो है पढ़ाई करवाते हैं, एजुकेशन देते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया, डीम्ड यूनिवर्सिटी किसी एक स्ट्रीम पर काम करने वाली यूनिवर्सिटीज जो है उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हमें जो है सब प्रकार की नॉलेज स्टूडेंट तक पहुंचानी है। तो ये इन्होंने बताया था सुझाव। इसके अलावा और इन्होंने अपने सुझाव दिए थे, वो हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं आगे इन्होंने क्या सुझाव दिए थे। उन्होंने बताया था कि ऑल एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज, जितनी भी एजुकेशन को रेगुलेट करने वाली बॉडी है उनको, जैसे कि यूजीसी हुआ, एआईसीटीई और जितनी भी जो एजुकेशन को रेगुलेट करती हैं, उन सभी बॉडीज को जो है नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च NCHERE में परिवर्तित कर देना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने सभी एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज जो है उसको किस में परिवर्तित करने की बात कही थी, तो NCHER नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च में परिवर्तित कर देना चाहिए। और कहा था कि जो ये NCHERE बनेगा वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का जो है पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का जो है राजनीतिक हस्तक्षेप उसके अंतर्गत नहीं हो। साथ ही साथ इसका जो चेयरपर्सन होगा, ठीक है, उसका जो दर्जा होगा, चेयरपर्सन जो होगा उसका जो दर्जा होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होगा। तो इन्होंने NCHERE के बारे में ये बात कही थी कि इन सबको बदल करके NCHERE में परिवर्तित कर दिया जाए और इसमें कोई पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं हो। साथ ही साथ इसके जो चेयरपर्सन होगा उसका जो दर्जा होगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर होगा, ठीक है। आगे इन्होंने बात कही थी कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, उनको अपनी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं उठानी चाहिए। यानी कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनको अपनी अकादमिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियां जो होती हैं उनको स्वयं उठानी चाहिए। उसका कारण ये बताया था कि अगर कोई दूसरी संस्था इनकी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगी तो ये उतना स्वतंत्रता के साथ अपना काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए इन्होंने इनको स्वायत्तता प्रदान करने के लिए, स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए कहा था कि जितनी भी एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्वयं यूनिवर्सिटी अपनी उठाए, ठीक है। उसके अलावा मैंने कहा था जितने भी IITs और IIMs हैं उनको अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, क्योंकि ये किसी, जैसे ये मैनेजमेंट के ऊपर काम, मैनेजमेंट की एजुकेशन है, ये इंजीनियर्स के लिए होता है। तो इन्होंने कहा था कि इनको अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए, जैसे कि फुल फ्लैज्ड यूनिवर्सिटी जो होती है, जो पूर्ण विश्वविद्यालय होते हैं, उनकी तरह इनको भी अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए और किसी एक स्ट्रीम पर काम नहीं करना चाहिए और बाकी कोर्सेज भी जो है अपने उसमें शामिल करने चाहिए। तो उन्होंने IITs IIMs के लिए कहा था कि इनको जो है अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहिए। आगे उन्होंने बात कही थी कि जितनी भी रिसर्च बॉडीज हैं, जितने भी शोध अनुसंधान, जितने भी शोध करने वाली संस्थाएं हैं, उनको जो है यूनिवर्सिटीज से कनेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जितने विद्यार्थी हैं, किसी को रिसर्च में इंटरेस्ट है तो वो है इसके अंतर्गत आकर के जो है रिसर्च में, किसी बच्चे का इंटरेस्ट है तो वो रिसर्च कर सके, उसके बारे में जान सके। तो जितनी भी रिसर्च बॉडीज हैं उनको यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड रहना चाहिए। तो ये यशपाल समिति जो है, यशपाल कमेटी जो बनी थी, उन्होंने सुझाव दिए थे। इसमें कुछ भी याद नहीं रहे तो इतना जरूर याद रखना है कि इसका
उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, क्यों निर्माण किया गया था? तो उसका निर्माण किया गया था जितनी भी एजुकेशन रेगुलेटरी बॉडीज है, यूजीसी, एआईसीटी, जितनी भी एजुकेशन से रिलेटेड बॉडीज हैं, उनके कार्यों के पुनरावलोकन के लिए, उनके कार्यों को देखने के लिए, और उसके बाद में कार्यों को देखने के बाद में बताया गया कि ये जो संस्थाएं अपना काम बिल्कुल ठीक प्रकार से नहीं कर रही हैं, इसलिए इन सब की जगह पर क्या बना देना चाहिए, कार्यों का पुनरावलोकन। ठीक है, ये अपने काम ढंग से नहीं कर रही है तो इनकी जगह बना देना चाहिए नेशनल कमीशन फॉर हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। ये जो है बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखने वाली बात क्या है, डीम्ड यूनिवर्सिटी को समाप्त कर देना चाहिए। जितनी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, और अगर कोई ऐसी डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो डिजर्व करती है रहना, उसको क्या है, फुल फ्लैश्ड यूनिवर्सिटी में बदल देना चाहिए। जितनी भी डिजर्विंग डीम्ड यूनिवर्सिटी है हमको, जो पूर्ण विश्वविद्यालय होते हैं, फुल फ्लैश्ड जो यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उसमें बदल देना चाहिए। तो ये 2-3 पॉइंट है जो हमको यशपाल कमेटी जो है उसके अंतर्गत याद रखने हैं। तो हमने यशपाल समिति जो है वो पढ़ लिया। आगे हम लोग देखते हैं जस्टिस वर्मा कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी उसके बारे में। आगे हम लोग देखेंगे जो जस्टिस वर्मा कमेटी जो थी उनकी जो रिपोर्ट आई थी 2012 की, उनके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो एक कमेटी बनाई गई थी जिनके अध्यक्ष थे होते न्यायमूर्ति वर्मा, और उन्हीं के नाम पर जो है इस समिति का नाम पड़ गया था। तो हम लोग देखते हैं कि समिति का जो है निर्माण क्यों किया गया था। तो टीचर एजुकेशन जो है, हमारी अध्यापक शिक्षा जो है, उसमें क्वालिटी में इम्प्रूव करने के लिए जो है इस संस्था का गठन किया गया था। जितनी भी हमारी अध्यापक शिक्षा जो होती है उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जो है इस समिति का निर्माण किया गया था। इम्पोर्टेंट बात जिसमें ध्यान रखने वाली ये है कि 2015-16 का जो एकेडमिक सत्र था वो 2 वर्ष का हो गया था इस कमेटी के सुझाव के आधार पर। ठीक है, इस कमेटी की रिपोर्ट के बाद में जो बीएड का सत्र था वो 2015-16 जो है वो 2 वर्ष का हो गया था। तो ये बात जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर इसको ध्यान रखिएगा। आगे इन्होंने बताया था कि एजुकेशन के जो है 4 एरियाज, एजुकेशन के 4 क्षेत्र बताए थे। वो कौन कौन से थे? एक था प्री सर्विस, इन सर्विस, टीचर प्रोग्राम एंड ऑडिट, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटीई। तो ये ध्यान रखना कि जस्टिस वर्मा कमेटी जो रिपोर्ट आई थी उन्होंने एजुकेशन के कितने एरिया बताए थे? तो 4 एरिया की उन्होंने बात कही थी, प्री सर्विस, इन सर्विस, टीचर प्रोग्राम एंड ऑडिट, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटीई। ये वाली बात ध्यान रखने वाली है। 2 बातें जो है इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऐसा कुछ खास नहीं है। अगली बात इन्होंने बताई थी कि अब इनके सुझाव देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए थे। तो इन्होंने बताया था कि टीचर एजुकेशन जो है, जो भी जितनी भी संस्थाएं जो है टीचर एजुकेशन देती है, टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट जो है, सरकार उनको जो जितना फंड देती है उस फंड में जो है बढ़ोतरी करना, उस फंड को जो है इंक्रीज करने की बात इन्होंने कही थी कि जितने भी टीचर एजुकेशन से रिलेटेड इंस्टीट्यूट है उनके फंड को जो है इंक्रीज किया जाए। आगे उन्होंने बात कही थी कि टीचर एजुकेशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होती है, हम जो एंट्रेंस टेस्ट देते हैं वो ठीक ढंग से नहीं लिया जाता, तो उसको जो है प्रवेश परीक्षा को ही प्रवेश परीक्षा में भी सुधार करने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा था कि टीचर एजुकेशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा लगती है, ठीक है, उसको सुधार करने की आवश्यकता है। उसके अलावा इन्होंने कहा था कि एनसीएफटीई जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा के लिए जो फ्रेमवर्क आया था वो जो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो एनसीएफटीई ने जितने भी सुझाव दिए थे उन सुझावों को लागू करने की बात जस्टिस वर्मा कमेटी के द्वारा कही गई थी। आगे इन्होंने बोला कि शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि एजुकेशन का जो है विकेंद्रीकरण किया जाए, यानी कि सारी पावर जो है एक जगह इकट्ठी नहीं रहे। जैसे कि पहले एनसीईआरटी बना, फिर एससीईआरटी बना, डाइट बना, तो इस तरीके से जो है शिक्षा का विकेंद्रीकरण किया गया। पहले राष्ट्र में जो है, केंद्र में जो है एनसीईआरटी, फिर स्टेट लेवल पर एससीईआरटी और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डाइट की जो है स्थापना की गई। तो इस तरीके से शिक्षा के विकेंद्रीकरण की इन्होंने बात कही थी। उसके अलावा इन्होंने कहा कि इन सर्विस जो टीचर हैं हमारे, जो अभी जॉब कर रहे हैं, जो सर्विस में हैं, उन टीचर को जो है क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए उन्हें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी की जो है ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी कंप्यूटर का टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग
दिया जाए, उसके लिए ओरिएंटेशन कोर्स चलाए जाए, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाए, उन्हें जो है प्रशिक्षण संस्थानों के अंदर जो है प्रशिक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, जिससे उनका वोकेशनल जो योग्यता है, जो उनकी व्यावसायिक योग्यता है, उसके अंतर्गत जो है बढ़ोतरी की जा सके, उनको टेक्नोलॉजी का ज्ञान करवाया जा सके। बुनियादी शिक्षण व्यवस्था जो है उसमें अनेक सुधार किए गए थे। इनकी सिफारिशों के आधार पर केंद्र व राज्य स्तर पर अनेक सुधार जो है किए गए हैं, और इनके इसे जो है शिक्षा का आधुनिक मॉडल भी कहा जाता है। ये बात ध्यान रखना कि शिक्षा का आधुनिक मॉडल, शिक्षा का आधुनिक मॉडल इसे कहा जाता है। इन्होंने कहा था कि इन सर्विस टीचर एजुकेशन जो है, जो लोग जॉब कर रहे हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, ठीक है, एक नीति बनाई जाए, एक पॉलिसी बनाई जाए, जिसे राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर जो है लागू किया जाए। तो इन सर्विस के लिए उन्होंने क्या बात कही थी कि इन, मैं लिख देती हूँ, इन सर्विस के लिए उन्होंने कहा था कि एक जो है पॉलिसी बनाई जाए या एक फ्रेमवर्क बनाया जाए, रूपरेखा जैसे हम लोग कह सकते हैं, और उसे जो है जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर लागू किया जाए, ठीक है, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उप जिला स्तर पर उसको लागू किया जाए। और इस जो नीति है या जो फ्रेमवर्क बनेगा, इसमें जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी जो प्राइवेट, जो निजी, जितने भी निजी शैक्षणिक संस्थान हैं, जो कि प्राइवेट टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी संस्थाएं हैं, उनको भी इस फ्रेमवर्क में, इस नीति के अंतर्गत शामिल किया जाए, इन्होंने बात कही थी, ठीक है। और उन्होंने कही थी कि फर्स्ट प्रोफेशनल डिग्री जो होती है, यानी कि हम अपनी लाइफ की जो पहली प्रोफेशनल डिग्री लेंगे, वो फेस टू फेस होनी चाहिए। फेस टू फेस का मतलब जो है डिस्टेंस के द्वारा पहली प्रोफेशनल डिग्री जो है वो डिस्टेंस से मान्य नहीं होगी। तो हम अपनी लाइफ की पहली जो प्रोफेशनल डिग्री लेंगे वो डिस्टेंस से नहीं होनी चाहिए, वो फेस टू फेस होनी चाहिए। तो ये इन्होंने बात कही थी अपने सुझावों के अंतर्गत। इन्होंने कहा था कि जो टीचर एजुकेशन है उसको हायर एजुकेशन से जोड़ा जाए। तो बस यही 2-4 बातें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही थी। इसमें जो ध्यान रखने वाली बात बस यही है कि इन्होंने एजुकेशन के 4 एरिया बताए हैं। सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली ये है, जिसमें प्री सर्विस, इन सर्विस, टीचर प्रोग्राम एंड ऑडिट की बात कही थी। नेक्स्ट जो इन्होंने कहा था वो कहा था रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ एनसीटी, रेगुलेटरी फंक्शनिंग ऑफ एनसीटी। ये इन्होंने 4 एरिया बताए थे एजुकेशन के। और उसके अलावा ध्यान रखने वाली बात है कि इनकी रिपोर्ट के बाद में 2015 और 16 का जो एकेडमिक सत्र था, ठीक है, जो एकेडमिक सत्र था बीएड का, वो 2 वर्ष का कर दिया गया था। बस ये 2-3 बातें इसमें ध्यान रखने वाली हैं। तो आज जो है हमने यशपाल कमेटी को और जस्टिस वर्मा कमेटी जो है उनकी जो रिपोर्ट है दोनों को स्टडी कर लिया है। और इसी के साथ में हमारा यूनिट 2 का जो पार्ट ए है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे हम लोग यूनिट 2 का जो पार्ट बी है, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिसी एंड एजुकेशन, उसके लिए जो है हम लोग लाइव सेशन रखेंगे। उसी में जो है हम लोग ढंग से उसके बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।